2019 में कोल्डप्ले ने एक एल्बम रिलीज किया, एवरीडे लाइफ। उस एल्बम में एक ट्रैक था जिसका नाम था चर्च। क्रिस मार्टिन ने कहा, इस गाने में मैं तीसरा सबसे अच्छा सिंगर हूँ। पहले दो सिंगर्स में एक आवाज एक पाकिस्तानी की थी, एक ऐसी आवाज जिसे उन लोगों ने खामोश कर दिया जो उसकी ताकत से डरते थे। 22 जून 2016 कराची, रमजान का 16वां रोजा था। समा टीवी के स्टूडियो में सहरी ट्रांसमिशन खत्म होने वाली थी। लाइट्स अभी भी जल रही थी, ऑडियंस भी बैठी थी। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी। अमजद साबरी, पाकिस्तान के सबसे मशहूर कव्वाल, वो माइक्रोफोन के सामने बैठे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो रुक नहीं रहे थे। ऑडियंस भी रो रही थी। स्टूडियो में एक अजीब खामोशी छा गई थी। वो ये नात पढ़ रहे थे, जब ट्रांसमिशन खत्म हुई वो घर वापस आए। माँ उनका इंतजार कर रही थी जैसे हमेशा करती थी। उन्होंने कहा, बेटा इतना क्यों रो रहे थे? मुझसे मत छुपाओ, बात क्या है बताओ। अमजद ने माँ का हाथ थाम लिया। अम्मा पता नहीं क्या हो रहा है, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कल तक सब ठीक हो जाएगा। रात गुजर गई। अगले दिन उन्होंने घर में जोहर की नमाज पढ़ी, एक लाल कुर्ता पहना और फिर माँ के पास आए। वहाँ बैठे अपने छोटे भाई से कहा, यार मेरे कमरे का एसी खराब है, आज जरूर ठीक करा देना। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? उन्होंने कहा, अब्बा के पास। माँ को गुस्सा आ गया, क्या बके जा रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? अमजद ने मुस्कुरा के कहा, परेशान ना हो, घर वापस जरूर आऊंगा, अब आप खुश हो जाएं। उनकी गाड़ी चली और फिर उसी सड़क पर जिस पर एक अंडरपास उनके अब्बा के नाम पर बना हुआ था, घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर अमजद फरीद साबरी को कत्ल कर दिया गया। कमरे का एसी तो ठीक हो गया, लेकिन कमरे में रहने वाला आदमी कभी वापस नहीं आया। वेलकम टू इंटेरोगेटेड। आई एम तैयब एंड यू आर वॉचिंग द केस ऑफ अमजद फरीद साबरी। 22 जून 2016 उस दोपहर को आखिर क्या हुआ था? अमजद साबरी की सफ़ेद होंडा सिविक, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BE 797 था, गरीबाबाद की तरफ वाली सड़क पर थी। साथ बैठे थे सलीम AKA चंदा, उनके म्यूजिकल ग्रुप के मेंबर और एक अच्छे दोस्त। वो समा टीवी के स्टूडियो पर जा रहे थे। सिर्फ कुछ ही मिनट का रास्ता था। दो लोग मोटर बाइक पर अचानक उनके करीब आ गए। आसिम AKA कैपरी बाइक चला रहा था। इसहाक AKA बॉबी पीछे बैठा था। बैग में पिस्टल थी। ये उनको मारने की पहली अटेम्प्ट नहीं थी। एक बार पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वो निकल गए थे। आज दूसरा मौका था। गाड़ी जैसे ही गरीबाबाद अंडरपास की तरफ मुड़ी, उसी अंडरपास की तरफ जो उनके अब्बा गुलाम फरीद साबरी के नाम पर था, मोटर बाइक आगे आ गई। रास्ता रोक लिया। पहला फायर हुआ जो विंड स्क्रीन पे लगा। सलीम चंदा जो हाइट में छोटे थे, डैशबोर्ड से भी नीचे झुक गए। वो बच गए, लेकिन फिर कुछ हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। शूटर की पिस्टल जैम हो गई और उसी एक लम्हे में अमजद साबरी ने उन्हें देखा और चिल्लाते हुए कहा, यार तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसहाक बॉबी ने दूसरा पिस्टल निकाला और 5 गोलियां चला दी। एक गोली सर में लगी। उन्हें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो वफात पा चुके थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इन्वेस्टिगेटर्स को साइट पर कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ एक आई विटनेस था। CCTV कैमरास तक खराब पड़े थे। पहले कुछ हफ्तों में इन्वेस्टिगेशन ने गलत रुख इख्तियार किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि गोलियों के खाली शेल नहीं मिलते थे, ना सिर्फ इस क्राइम सीन में बल्कि इससे पहले वाली सीरियल किलिंग्स में भी। CTD की टीम ने दूसरे इंसिडेंट्स की CCTV फुटेज को गौर से देखा और एक चीज नोटिस की, शूटर्स के पिस्टल पर एक पाउच था। जब भी फायर होता, खाली शेल केसिंग्स इस पाउच में चली जाती थी। वो अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ रहे थे। ये एमेच्योर लोग नहीं थे, ये एक ट्रेंड ग्रुप था। एक मुखबिर की मदद से 2 नाम सामने आए। 7 नवंबर 2016 को CTD की टीम ने उसी गली से जहां अमजद साबरी रहते थे, आसिम कैपरी और इसहाक बॉबी को गिरफ्तार कर लिया। अमजद साबरी को क्यों मारा गया, इसकी डिटेल्स जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ईस्ट पंजाब का एक छोटा सा गांव गलियाना, यहाँ एक कव्वाल खानदान था जो अपनी निस्बत खुद मियाँ तानसेन तक ले जाता था। मुगल बादशाह अकबर के वो संगीत उस्ताद जिनकी आवाज के बारे में कहा जाता था कि वो बारिश भी ला सकती थी। अमजद साबरी के वालिद गुलाम फरीद साबरी का ताल्लुक भी उसी खानदान से था। पाकिस्तान इंडिया तकसीम के बाद उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और कराची आ गए। शुरू में टेंट्स और कैंप्स में रहे। एक वक्त का खाना मिलता था। कवाली छोड़नी पड़ी, ईंटें उठाई और सड़कों पे काम किया और लियाकताबाद में एक एक ईंट जोड़ते हुए खुद अपना घर बनाया। फिर आया साबरी ब्रदर्स का दौर। गुलाम फरीद और उनके भाई मकबूल अहमद शहनशाह कव्वाली के नाम से मशहूर हुए। में वो पहले एशियन आर्टिस्ट थे जिन्होंने कार्नेगी हॉल न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया।
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और स्पिरिट ऑफ डिट्रॉय जैसे अवार्ड्स भी उन्हें मिले। फिर इसी घर और इसी मिट्टी में 23 दिसंबर 1976 को पैदा हुए अमजद फरीद साबरी। 11 बहन भाइयों में 8वां नंबर था। अब्बा के सबसे लाडले थे। छोटी उम्र से ही उन्हें रात के अंधेरे में उठाया जाता था। पहले तहज्जुद पढ़ते और फिर हारमोनियम प्रैक्टिस। अक्सर रियाज करते करते नींद आ जाती और वहीं हारमोनियम पर सर रख कर सो जाते, लेकिन जब आंखें खुलती हाथ फिर से चलने लगते। एफएससी के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने। अभी सिर्फ 2 सेमेस्टर ही हुए थे कि अप्रैल 1994 में गुलाम फरीद साबरी को हार्ट अटैक हुआ और वो वफात पा गए। अमजद ने डिग्री छोड़ दी, वापस आके अब्बा की गद्दी संभाल ली। 1996 में अपना कवाली ग्रुप बनाया और एक एक करके दुनिया को अपने कलाम देते गए, वो नातें जिनको सुन के आंखें नम हो जाती। मई 2016 कोक स्टूडियो 9 की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उन्होंने राहत फ़तेह अली खान के साथ मिलकर अमीर खुसरो का कलाम पढ़ा। इसको पढ़ते दौरान पूरा स्टाफ रो पड़ा। बाद में अमजद साबरी ने बताया, तकरीबन 40 साल पहले मेरे अब्बा और नुसरत साहब ने यही कलाम एक दरगाह पे पढ़ा था। 40 साल बाद राहत और मैं पढ़ रहे हैं। ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी रिकॉर्डिंग थी और इसके 25 दिन बाद वो जिंदा नहीं रहे। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे, अमजद साबरी का कत्ल क्यों हुआ? और इसके जवाब के लिए हमें जाना होगा 2014 में। उस साल अमजद साबरी ने जियो टीवी के एक मॉर्निंग शो में एक कलाम पढ़ा, हज़रत अली और हज़रत फातिमा की मुबारक शादी का कलाम। साबरी ख़ानदान की 2 दहाई पुरानी रिवायत, लेकिन कुछ लोगों ने एतराज़ उठाया। ब्लास्फेमी का मुकदमा दर्ज हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भेजे अमजद साबरी को, जियो टीवी को और प्रोग्राम की होस्ट शाइस्ता लोधी को। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है, ये सिर्फ मजहबी इख्तिलाफ नहीं था, ये एक मीडिया वॉर का हिस्सा था। उस वक्त जियो टीवी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, खास तौर पर आईएसआई के दरमियान एक मीडिया वॉर चल रही थी। वजह थी जियो टीवी के मशहूर जर्नलिस्ट हामिद मीर पर कातिलाना हमला, जिसके बाद चैनल ने सीधा आईएसआई पर इल्जाम लगाया और कुछ सोर्सेज के मुताबिक उसी के जवाब में ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा। जर्नलिस्ट रजा रूमी, जो खुद भी एक कातिलाना हमले में बाल बाल बचे थे, उनका कहना था कि ये केस असलियत में सियासी था। अमजद साबरी सिर्फ गलत वक्त और गलत शो पर थी। एक बार नामूसे रिसालत का टैग लगा तो फिर ये टैग उतरता नहीं, ना अदालत में, ना मजहबी हलकों में और ना ही तालिबान की नज़र में। तालिबान से इसका क्या रिलेशन है, वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। फिर 2016 में आसिम कैपरी, वही टारगेट किलर, वो अपनी बाइक पर था जब अचानक उसकी नज़र अमजद साबरी पर पड़ी। कैपरी ने गूगल करना शुरू किया, 2-3 हफ्ते रिसर्च की और फिर एक फैसला लिया। बाद में इंटेरोगेशन में कैपरी ने बताया, अमजद साबरी मुहर्रम में शिया मजालिस अटेंड करते थे, वो मजहब की शक्ल बिगाड़ रहे थे। कैपरी ने यह भी कहा कि साबरी ने एक टीवी प्रोग्राम में खुरम जकी को पब्लिकली सपोर्ट किया था। ये वही खुरम जकी थे जिनको सिर्फ 23 दिन पहले 7 मई 2016 को कराची में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, जब वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उनका जुर्म, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दोस्तों, अमजद साबरी की मौत की वजह थी नामूसे रिसालत का गलत टैग और वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाना। एक इंसान जो अपनी आवाज़ से हर मसलक को जोड़ता था, वही उसकी मौत की वजह बनी। टीटीपी के हकीमुल्लाह महसूद ने उसी शाम कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, नामूसे रिसालत की सज़ा दी है हमने। लेकिन किलर्स असल में टीटीपी के नहीं थे, वो तो किसी और ग्रुप के मेंबर्स थे। एक छोटा सा ग्रुप, सिर्फ 3 लोग, लेकिन वो कराची में ऐसे ऑपरेट कर रहे थे कि लगता था 10-15 लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है। इसहाक बॉबी औरंगी टाउन से था, हाफिज कुरान और कंप्यूटर एक्सपर्ट। 28 केसेस में मुलजिम था, जिनमें 7 पुलिस वाले, 2 मिलिट्री पुलिस और 4 रेंजर्स के जवान शामिल थे। आसिम कैपरी पहले गुलबहार एरिया में एक्टिव था और फिर अमजद साबरी के मोहल्ले में। 2013 में उसे सीटीटी ऑफिसर चौधरी असलम ने पकड़ा, MQM के MPA साजिद कुरैशी के कत्ल में। वो सखर जेल ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन 20 मार्च 2015 को बेल पर छूट गया और बाहर आते ही फिर इन सब कामों में। इस बार सिर्फ 3 लोगों के साथ काम कर रहा था ताकि ट्रेस ना हो। और फिर तीसरा नाम, शायद सबसे इम्पोर्टेंट, दिलदार चचा। लियाकताबाद की उसी गली में एक छोटी सी दुकान थी। दुकान में सामने इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का सामान था, लेकिन पीछे छुपी थी एक वर्कशॉप। यहाँ काम करता था एक आदमी, हमेशा शलवार कमीज में, बड़ी दाढ़ी, प्लम्बर का बैग कांधे पर। वो रोज़ाना कुरंगी से लियाकताबाद आता था, अलग अलग बसेस चेंज करते हुए और डिफरेंट रूट्स लेते हुए, ताकि कोई पीछा ना कर सके। वजीरिस्तान में बॉम्ब मेकिंग की ट्रेनिंग भी ली थी उसने। वो बॉम्ब जिसने SP चौधरी असलम की गाड़ी उड़ाई, वो भी दिलदार चचा ने बनाया था। कराची एयरपोर्ट अटैक 2014, वहाँ भी उसका हाथ था। वो दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं थी, वो एक प्लानिंग रूम था। हर कत्ल में इस्तेमाल होने वाला वेपन
वापस वहां लाया जाता था और हर वेपन पर एक लेबल लगा होता था। जैसे जिस पिस्टल से आर्मी वालों का कत्ल हुआ उस पर आर्मी लेबल लगा था, जिस पिस्टल से अमजद साबरी को कत्ल किया गया उस पर लेबल लगा था अमजद साबरी। 6 मार्च 2017 को सीटीडी ने मेहरान टाउन में दिलदार चचा के घर पर खुफिया रेड की। घर के अंदर एक सीक्रेट कमरा था जो बॉम्ब्स, पिस्टल्स और एमुनिशन से भरा था। सीटीडी की गाड़ियां भर गईं इस सामान को ले जाते हुए। दिलदार ने मुकाबला करने की कोशिश की और वो एनकाउंटर में मारा गया। 1 साल के अंदर बॉबी और कैपरी भी गिरफ्तार। चचा दिलदार ढल गया और उसके बाद कराची में इस ग्रुप की तरफ से आज तक एक भी टारगेट किलिंग नहीं हुई। अप्रैल 2018 में मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया। इसहाक, बॉबी और आसिम कैपरी को सजाए मौत सुनाएगी, लेकिन 2026 तक जब आप ये सब सुन रहे हैं वो सजाएं आज तक नहीं दी जा सकी। अमजद साबरी का बेटा मुजद्दिद, वो उस वक्त सिर्फ 12-13 साल का था। वो आज कवाली करता है, अपने अब्बा की आवाज़ को जिंदा रखे हुए है, अपनी आवाज़ में, अपने हारमोनियम में। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, एक शख्स जिसने पूरी उम्र नात पढ़ी, अल्लाह और रसूल की तारीफ में कलाम पढ़ा, उसी पे तौहीने रिसालत का इल्ज़ाम लगा और उस इल्ज़ाम ने उसकी जान ले ली। तो तौहीने रिसालत का कानून जो मजहब की हिफाजत के लिए बना था, क्या वो आज लोगों को खामोश करने का हथियार बन चुका है? कमेंट्स में बताएं।